जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गिरी क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि उमेश सर के द्वारा आप लोगों की 2 क्लासेस शाम में 7:05 से 8 और 8 से 9 बजे तक ली जा रही हैं। लेकिन मेरे द्वारा कल 3 बजे एक क्लास ली गई थी लाइव और कुछ नेटवर्क इशू के कारण वो वहाँ अपलोड नहीं हो पाई। अपलोड की गई लेकिन पब्लिक भी की गई लेकिन वो कट गई। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हमारे वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आपको जो क्लास दी जाएंगी वो अपलोडेड के माध्यम से दी जाएंगी और ये क्लास आपको रेगुलर 3 बजे दी जाएंगी। तो हम सोच रहे हैं ऐसा करें, जब लाइव नहीं हो पा रही है तो फिर ना चलाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज आपकी क्लास है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री की क्लास है BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले आज वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का। आप में एक सिलेबस में दिया हुआ एग्रो फॉरेस्ट्री, तो लिखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री इसका हिंदी में नाम होता है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी कृषि वानिकी जैसा आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो माने मतलब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, एग्रो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट से वन होते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी। अब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, कृषि वानिकी डिफिनेशन भी निकल रही होगी। तो सबसे पहले हम आइए डिफिनेशन देखते हैं और आपके सिलेबस में डिफिनेशन दी भी गई है कि जब आप सिलेबस देखें तो उसमें डिफिनेशन दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी की। तो डाल देते हैं डिफिनेशन यानी कि परिभाषा। तो आइए देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की परिभाषा। इसकी परिभाषा होती है फसलों के साथ साथ पेड़ पौधे व झाड़ियों को एक साथ उगाकर और दोनों से लाभ प्राप्त करना कृषि वानिकी कहलाता है। मतलब कि फसल के साथ साथ उस फसल में फसल भी उगाएं और पेड़ पौधे, जैसे पेड़ों से हमें लाभ प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार से उन्हें बेच दिया जाए, या जैसे लिप्टिस के साथ यूकेलिप्टिस के साथ आप कोई फसल कर सकते हैं, उगा सकते हैं और आम के पेड़ लगा सकते हैं। तो उसी में कि फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों को उगाकर दोनों से लाभ प्राप्त करना एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी कहलाता है। कृषि वानिकी कहलाता है। अब कृषि वानिकी का देखेंगे परिचय। कृषि वानिकी का परिचय, तो कृषि वानिकी का परिचय हेडिंग डालो। आप लोग डिफिनेशन लिख देंगे या हम लिख दे रहे हैं। फसलों के साथ साथ पेड़ पौधे व झाड़ियों को लगातार लगाकर फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों व झाड़ियों को लगाकर दोनों से लाभ कमाना कृषि वानिकी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी हेडिंग देखेंगे कृषि वानिकी का परिचय। कृषि वानिकी का परिचय, कृषि वानिकी का परिचय। भाई कृषि वानिकी को जाने यह होता क्या है। कृषि वानिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री। तो मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति रोटी कपड़ा और मकान से करता है। मनुष्य अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसे रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए वह फसल उगाता है और और पेड़ों आदि को लगाता है। वनों से वह कुछ अपनी पूर्ति वनों से करता है, जैसे लकड़ी या कुछ प्रकार के फल हो गए, वनों से प्राप्त करता है। तो इसमें जब वह पहले इससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वह वनों की अंधाधुंध कटाई करने लगा, और जब उसकी कटाई करने लगा तो हमारा पर्यावरण या वायुमंडल हमारा प्रदूषित होने लगा। जब वनों की कटाई की जाएगी तो हमारा वायुमंडल प्रदूषित होगा।
जब यह वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया कि वनों की सर्वाधिक कटाई की जा रही है, तो उन्होंने एक विचार बनाया कि फसलों के साथ साथ यदि हम पेड़ पौधों को उगाएं तो इससे मतलब वनों की कटाई को रोका जा सकता है। मतलब वन की कटाई भी ना होगी और उसके साथ फसल भी हमारी उत्पादित होगी। तो यहाँ पर विज्ञानों ने यही मत दिया कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका ध्यान वनों की ओर आकर्षित हुआ। मतलब जो हमारे वैज्ञानिक थे, जब वन की कटाई होने लगी तो उन्होंने ध्यान दिया, तो इससे पर्यावरण जब प्रभावित हुआ तो उन्होंने एक ये विचार या परिकल्पना प्रस्तुत की कृषिवानिकी की कि हम फसलों के साथ कृषिवानिकी करें। महत्व परिचय में आप लोग इतना लिखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कृषिवानिकी का मुख्यालय या कृषिवानिकी केंद्र कहाँ है। कृषिवानिकी केंद्र कहाँ पर है, तो हेडिंग है कृषिवानिकी केंद्र, कृषिवानिकी केंद्र या संस्थान। जब वैज्ञानिकों के द्वारा कृषिवानिकी केंद्र या संस्थान की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना, अब लोग इसका सन लिख लेंगे, इसकी स्थापना की गई थी 1978 में, 1978 में। और इसका मुख्यालय, एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में है, केन्या, और इसकी राजधानी है नैरोबी, ठीक है। ये आप लोग लिख लेंगे, फैक्ट याद कर लेंगे एक कृषि के साथ। और इसका मतलब इसका वो यही है विचार, इन्होंने इसमें जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विचार दिया कि इसके माध्यम से हम सभी लोगों को बताएंगे कि हम फसलों के माध्यम से पेड़ पौधों को कैसे उगा सकते हैं, या पेड़ पौधों को उगाने के साथ साथ हम फसल से कैसे लाभ प्राप्त करेंगे, ये बताया। फिर इसके बाद देखेंगे कृषिवानिकी का महत्व। हमारे जीवन में कृषिवानिकी का क्या महत्व है। फिर इसको हम साफ करते हैं, कृषिवानिकी का महत्व हमारे जीवन में, कृषिवानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या महत्व है। कृषिवानिकी का महत्व हमारे जीवन में, कृषिवानिकी का महत्व, बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री आप इंग्लिश में लिख लेंगे। तो इसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि में वृक्षों को लगाया जाने लगा तथा उनके साथ जब वृक्षों को लगाया गया, जब वृक्षों को लगाकर उसके नीचे खेती की गई तो हमें दोहरा लाभ प्राप्त हुआ, किसानों को दोहरा लाभ प्राप्त हुआ। और उसको जब उसका दोहरा लाभ प्राप्त हुआ तो उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई। भाई जब दोहरा लाभ प्राप्त होगा उनको, फसल के साथ साथ वनों को उगाएंगे तो उनको दोहरा लाभ प्राप्त होगा, और जब दोहरा लाभ प्राप्त होगा तो उनकी आय में वृद्धि देखी गई, जिससे यह आगे बढ़ती चली गई कृषिवानिकी। आज इसका बढ़िया उपयोग किया जा रहा है। इसमें वृक्षों और इसके महत्व में यह ध्यान रखना है कि जो फसल के साथ हम वृक्षों को लगाएंगे उन्हें एक पंक्ति में लगाएंगे। फसल के साथ वृक्षों या पेड़ पौधे या झाड़ियों को लगाएंगे, उनको पंक्ति में लगाएंगे। अगर पंक्ति में नहीं लगाएंगे तो आप जब वो खेत की जुताई करेंगे तो वो करते हुए नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ये आपका खेत है और इसमें इधर उधर या इधर कहीं पर आपने वो पेड़ पौधे लगा दिए तो इसके जुताई करते नहीं बनेगी, तो ये दिक्कत देगी। इसलिए हमें इसके कृषिवानिकी में फसलों में जब पेड़ पौधे लगाएंगे या झाड़ियाँ लगाएंगे तो उनको एक पंक्ति में लगाएंगे। और दूसरा यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ये पेड़ पौधे लगाएंगे इनको पंक्ति में तो लगाएंगे ही, लेकिन इनकी एक निश्चित दूरी होगी। कुछ जैसे जो हम पेड़ पौधे लगाएंगे उनके क्रम के अनुसार इनकी एक निश्चित दूरी रखेंगे, या 15 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, इनकी एक निश्चित दूरी रखेंगे। अगर निश्चित दूरी नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, अगर घने हो जाएंगे तो फिर हमारी जो फसल होगी वो अच्छे से अपना विकास नहीं कर पाएगी। इसलिए हम इनको पंक्ति में रखेंगे। और हम फसल का जब फसलों में हम पेड़ पौधे लगाएंगे या झाड़ियाँ लगाएं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए उन्हीं झाड़ियों को लगाएंगे
जिनसे हमें लाभ प्राप्त हो सके, जिनका हम क्रय कर सके। कुछ ऐसी झाड़ियां नहीं लगाएंगे जिससे हमारे खेत को नुकसान हो। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कृषि वानिकी के लाभ, कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, और ये था इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसके बाद हम देखेंगे कृषि वानिकी के लाभ, कृषि वानिकी से लाभ, बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? तो कृषि वानिकी में जब हम अपने खेत में फसल के साथ साथ पेड़ पौधे लगाएंगे, तो कुछ पेड़ पौधे जब हम लगाएंगे तो उनकी पत्तियां, जो वो पत्तियां पेड़ों के गिरेंगे खेत में, तो कुछ ऐसे भी झाड़ियां या पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां जब मृदा में मिल जाती हैं खेत में, जब ये गिरेंगी उसके बाद ये पानी जब दिया जाएगा, सिंचाई की जाएगी, उसके बाद ये जब सड़ेंगी तो हमारी जो मृदा होगी उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ेगी। जैसे आप खेत में नीम लगी हुई है, नीम की पत्तियां जब खेत में गिरेंगी उसके बाद वो सड़ेंगी तो उसकी मिट्टी को अधिक फायदा देंगी। ठीक है, पहला ये लाभ हो जाएगा। दूसरा होगा मृदा क्षरण कम होगा। जब अपने खेत में हम फसल के साथ साथ पेड़ पौधे लगाएंगे या पेड़ लगाएंगे तो मृदा का क्षरण, मृदा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे जैसे बाढ़ आई, अगर पेड़ लगे हुए हैं तो उसकी मृदा एक स्थान से आपके, जैसे ये खेत और ये खेत है, ये मेड़ है, तो इसकी मृदा कटकर इसमें नहीं जाएगी। ये एक लाभ हो गया। और तीसरा पॉइंट इसमें होगा, कृषि वानिकी से तीसरा इसमें लाभ आपको होगा, पशुओं के लिए हरा चारा व पौष्टिक चारा मिलेगा। पशुओं के लिए हरा व पौष्टिक चारा हम ऐसे भी कुछ लगाएंगे अपने खेत फसल के साथ साथ जिससे हमें हमारे पशुओं के लिए अच्छा सा चारा उत्पन्न हो सके, और वह हरा चारा होगा जो हमारे पशुओं के लिए अधिक लाभदायक होगा। अगर आपने भैंस या गाय पाल रखी है जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनको आप हरा चारा खिलाएंगे तो अच्छा से अच्छा वो दुग्ध उत्पादन करेंगे, और जब दुग्ध उत्पादन करेंगे तो आप उसका क्रय करेंगे, जब क्रय करेंगे तो उससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये आपका तीसरा पॉइंट होगा। और इसमें चौथा पॉइंट होगा कि कुछ चीज़ों से हमें इमारती लकड़ी व ईंधन प्राप्त होंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो इसमें चौथा पॉइंट हो जाएगा कि कृषि वानिकी का जब हम उपयोग करेंगे अपने खेतों में तो हमें इमारती लकड़ी व ईंधन प्राप्त होगा। इमारती लकड़ी व ईंधन भी प्राप्त होगा। इमारती लकड़ी को जब हम क्रय करेंगे तो अच्छे से अच्छे दामों में वो बिक जाएगी, जिससे और भी अधिक लाभ कमा सकते हैं कृषि वानिकी का उपयोग करके। और इसके बाद किसानों, और जब ये इमारती लकड़ी को बेचेंगे आप तो, और इसका पांचवा पॉइंट ये लिख लीजिए, इसका जब सब कुछ ये आप बेच देंगे, फसल से लाभ होगा और उसमें जो पेड़ पौधे लगाएंगे उससे लाभ होगा, तो किसानों की आय हमारी बढ़ेगी। जब किसानों की आय बढ़ेगी तो किसान अधिक संपन्न हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है इसमें, छठा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? छठा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि रोजगार बढ़ेंगे। रोजगार बढ़ेंगे। जब रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार कैसे बढ़ेंगे? जब आप फसल के साथ साथ पेड़ पौधे लगाएंगे तो उन पेड़ पौधों की कटाई होगी, उनकी छटाई की जाएगी, तो जो वो कटाई छटाई की जाएगी तो उसमें श्रमिक लगेंगे, और जो श्रमिक लगेंगे तो हमें रोजगार भी अधिक मिलेंगे, क्योंकि अगर बिना आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं, फसल में किसी भी कार्य को आप अकेले नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए रोजगार भी बढ़ेंगे। तो ये हो गया कृषि वानिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके बाद हम देखेंगे कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चयन। कृषि वानिकी के लिए हम किन किन प्रकार के वृक्षों का चयन करेंगे, क्योंकि कृषि वानिकी में वही वृक्ष लगाएंगे जिनसे हमें कुछ फायदा हो। अगर ऐसे हम वृक्ष लगा दिए जिनसे हमें कुछ फायदा नहीं होगा तो क्या मतलब है, हमारी फसल भी अच्छी नहीं होगी, उससे जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं या कुछ उसके पार्ट गिरेंगे, लकड़ियां टूट कर गिरेंगी, वो अगर खेत के लिए अच्छी नहीं होंगी तो उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चयन। कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चयन, कृषि वानिकी के लिए
वृक्षों का चयन। आप इस एग्रो फॉरेस्ट्री में कौन कौन से वृक्ष वो है कि आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अब ये हेडिंग आप डालेंगे, इसके बाद इसकी सब हेडिंग पड़ेगी एक फर्स्ट, उसमें आप लोग हेडिंग डालेंगे ये वृक्ष तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियां, तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियां। अब इसका मतलब क्या है तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियां? इसका अर्थ यह है कि आप वही फसल में जो आप कृषि वानिकी करेंगे तो उसमें आप वही वृक्ष लगाएंगे जो अपना तेजी से विकास कर सके। अगर आप ऐसा वृक्ष लगा देंगे जो अपना ही विकास बहुत धीरे धीरे करेगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप उन्हीं पेड़ पौधों को चुनेंगे या झाड़ियों को चुनेंगे जो अपना विकास तेजी से करें या अपना ग्रोथ तेजी से करें। और इसमें दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, और इससे जब वो तेजी से विकास करेंगे तो समय की बचत होगी, और जब समय की बचत होगी तो जब ये पेड़ पौधे आप लगाएंगे या झाड़ियां लगाएंगे तो काट दी जाएंगी, जब उसका पूर्ण समय हो जाएगा तो आप काट देंगे और बिक्री कर देंगे। इसके बाद दूसरी उसी जब समय बचेगा तो उसमें आप दूसरी भी लगा सकते हैं। इसलिए तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियां आप ही लगाएंगे। और इसमें दूसरा हो जाएगा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि वृक्ष प्रजातियों का बहुउद्देशीय उपयोग, वृक्ष प्रजातियों का बहुउद्देशीय उपयोग, बहुउद्देशीय। आपकी जो आप फसल के साथ साथ वृक्ष लगाएंगे उनका एक ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि केवल उनसे, जैसे आपने कोई वृक्ष लगा दिया तो उनकी केवल लकड़ी ही बिक्री की जाए। उसमें के ऐसा वृक्ष लगाएं जिसमें उसके फल या फूल जो आए उनका किसी भी पार्ट को बेचा जा सके और उससे लाभ अधिक कमाया जा सके। ऐसे वृक्ष आप नहीं लगाएंगे कि केवल सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य हो, या उनसे फल ही प्राप्त हो या लकड़ी ही प्राप्त हो, उससे फल लकड़ी और अधिक भी की जा सके, या उसकी शाखाओं को कुछ बेचा जा सके। जैसे आपने वो लगा दिया आम की अब लकड़ी भी बिक जाएंगी और उसका फल भी बिक जाएगा। इसलिए वृक्ष ऐसे लगाएं जिनका प्रजाति जो ऐसी प्रजातियां चुने जिनका बहुउद्देशीय हो। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट रहेगा इसमें पेड़ों का चयन जो फसलों के प्रकाश, ऐसे पेड़ों का चयन जो प्रकाश को ना रोके, पेड़ों का चयन जो प्रकाश को ना रोके। तीसरा पॉइंट इसमें यह रहेगा, आप ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे जिनका प्रकाश भूमि पर आसानी से पहुंच सके। ऐसा नहीं कि आपने कोई छोटे छोटे पेड़ लगा दिए और उसके नीचे जो आप फसल बोएंगे उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। तो जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो जब उनका भूमि में प्रकाश सूर्य का नहीं पहुंचेगा, वो चारों ओर से फसल को ढक लेंगी। जब भूमि में प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वहां की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी और जो फसल लगी होगी वो भी अच्छे से अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसमें तीसरा पॉइंट ये हो गया। और चौथा पॉइंट आप साथ में नोट करते रहिएगा, ठीक है, और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। चौथा पॉइंट रहेगा गहरी जड़ वाली वृक्षों का चयन। चौथा है गहरी जड़ वाली वृक्षों का चयन। आप जब भी इसका चयन करें फसल के, क्योंकि ये पेड़ पौधे व झाड़ियां फसल के बीच में लगाएं तो उनकी जड़ें गहरी जड़ वाली होनी चाहिए, उनकी जड़ें नीचे की ओर विकास करें। क्योंकि आप जो फसल लगाते हैं, कोई भी फसल हो, तो भूमि की ऊपरी लेयर होती है उसी से जल और वो उर्वरक जितने होते हैं वो सब उसी से ऊपर लेते हैं। अगर आप ये पेड़ पौधे ऐसे लगा देंगे जिनकी जड़ें केवल ऊपरी परत में होंगी तो ये जो पेड़ पौधे होंगे ये आपकी फसल से ज़्यादा उर्वरा शक्ति अपने में ले लेंगे, तो जो आपकी जो फसल होगी वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसलिए आप हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि उन्हीं फसल को सिलेक्ट करेंगे जिनकी जड़ें अंदर की तरफ, मतलब गहरी वाली हों, मतलब अंदर की जमीन की तरफ ज़्यादा धंसें, उन जड़ों का प्रयोग करेंगे, उन फसलों का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद फिर लिखेंगे मिट्टी की स्थिति और जलवायु के अनुसार। इसमें पांचवा पॉइंट हो जाएगा मिट्टी की स्थिति व जलवायु के अनुसार।
मिट्टी की स्थिति, मिट्टी की स्थिति व जलवायु, जलवायु के अनुसार, ये आपका पांचवा पॉइंट रहेगा। इसमें मिट्टी की स्थिति व जलवायु के अनुसार का अर्थ यह है कि आप मतलब ऐसा करें जिसमें मिट्टी की स्थिति व जलवायु, आप ऐसे पेड़ पौधे लगाएं या फसल लें जहां पर उस मिट्टी के अनुसार, वो उसके पर्यावरण के अनुसार वो हो, मतलब अपना विकास कर पाए। ऐसा नहीं कि आप मरुस्थल है, जैसे अगर मरुस्थल में आप ये आम और ये हमारे वहाँ नीम आदि के पेड़ लगा देंगे तो वो नहीं चल पाएंगे। मरुस्थल में मरुस्थल वाले पौधे ही चल पाएंगे जिनको पानी की आवश्यकता कम होगी। तो ये आप ध्यान में रखते हुए वो करेंगे, मतलब वृक्षारोपण या वो आपने जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वृक्ष। आप वृक्ष कौन कौन से लगाएंगे ये बता दे रहे हैं। इसमें कृषि वानिकी के लिए फसल के साथ कौन कौन से वृक्ष सेलेक्ट करेंगे, कौन से वृक्ष, वृक्ष या झाड़ियां, वृक्ष या झाड़ियां। तो सबसे पहले इसमें आप लिख लीजिए आम, फिर दूसरा लिख लीजिए नीम, तीसरा लिख लीजिए बेल, और चौथा हो जाएगा पॉपुलर, और पांचवा हो जाएगा यूकेलिप्टस। बाकी आप लोग जानते होंगे, इतने लिख लीजिए, ये सब हो जाएंगे। और महुआ लिख लीजिए, महुआ, ये ऐसे हो जाएंगे। मतलब ऐसे आप पेड़ पौधे लगाएंगे जिनके मतलब वो लाभ, बहुत से लाभ उत्पन्न हो या लाभ कमाया जा सके, ऐसे पौधों का चयन करेंगे। ठीक है, अब आप मेन टॉपिक एक दिया हुआ है कि देश में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कृषि वानिकी प्रजातियां, देश में प्रचलित विभिन्न प्रकार की, देश में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कृषि वानिकी प्रणाली, कृषि वानिकी प्रणाली या प्रणालियां, कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की प्रणालियां, किन किन प्रकार की प्रणालियां प्रचलित हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी प्रणालियां प्रचलित हैं। ये जो प्रणालियां प्रचलित हैं, इनका विभाजन किया गया, ये 3-4 प्रकार की होती हैं। इनका विभाजन किया गया 1987 में। ये आप लोग अगर फैक्ट याद कर पाए तो आप लोग याद कर लेंगे। इनका विभाजन 1987 में किया गया। ठीक है, ये लोग आप लिख लेंगे। इनका विभाजन, जो विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां होती हैं, इनका विभाजन 1987 में किया गया। इसमें अब इसकी एक हेडिंग पड़ेगी, इसकी जो प्रणालियां प्रचलित हैं उसमें आप हेडिंग एक डालिए, कृषि प्रणाली, कृषि प्रणाली, कृषि प्रणाली, कृषि प्रणाली, फसलें और पेड़ पौधे। फसलें, अब इसमें आप ब्रैकेट में लिखेंगे फसल प्लस पेड़ पौधे। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वे चीजें उगाई जाएंगी या उनका उत्पादन किया जाएगा। इसमें फसल के साथ साथ पेड़ पौधे व झाड़ियां, इसमें फसल के साथ पेड़ पौधे व झाड़ियां उगाई जाएंगी। और इनको भी, ये जो है ना कृषि और कृषि प्रणाली, इसको भी विभिन्न प्रकार से फिर से विभाजित किया गया है। अब इसमें आप लिखेंगे झूमिंग खेती में उन्नत प्रजातियां, झूमिंग खेती में उन्नत प्रजातियां। झूमिंग खेती में, अब झूमिंग खेती होती क्या है? झूमिंग कृषि वह होती है जैसे आपका कोई वन वाला क्षेत्र है,
वहाँ की कुछ दिनों के लिए उसे साफ करके वहाँ पर खेती की जाए, उसे झूमिंग कृषि कहते हैं। इसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। किसी एक खाली पड़े स्थान को साफ कर लिया जाए और वहाँ पर कुछ दिनों तक खेती की जाए, उसके बाद उस स्थान को पुनः छोड़ दिया जाए, उस पर खेती ना की जाए। इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। और यहाँ पर जब कृषि वानिकी अंतर्गत आप झूमिंग कृषि करेंगे कृषि वानिकी में, तो आप ऐसी प्रजातियों को उगाएंगे, फसल और पेड़ पौधे झाड़ियाँ दोनों को, ऐसी फसल दोनों को जब उगाएंगे तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि उनमें उन्नत प्रजातियां होनी चाहिए। दोनों की, पेड़ पौधे झाड़ियाँ और फसल की, दोनों की उन्नत होनी चाहिए, उन्नत किस्म होनी चाहिए, क्योंकि वो अपना तेजी से विकास कर पाए। क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमें उस स्थान की उर्वरा शक्ति जब नष्ट हो जाएगी तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है। और दूसरी हो जाएगी बहु प्रजाति के वृक्ष उद्यान। इसमें फिर लिखेंगे बहु प्रजाति के, बहु प्रजाति के, बहु प्रजाति के वृक्ष उद्यान, वृक्ष उद्यान, बहु प्रजाति के वृक्ष उद्यान। इसमें बहु प्रजाति का मतलब जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बहु प्रजाति, वो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का हम अपने फसल के साथ साथ पेड़ पौधों को उगाएंगे। ठीक है। और तीसरा इसमें हो जाएगा मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण, आप ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे जिनसे मृदा का संरक्षण हो, मृदा का कटाव ना हो। जब बाढ़ आदि आ जाए तो जब बाढ़ या कुछ आ जाए तो हमारे खेत की मिट्टी एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान या दूसरे के खेत में ना जाने पाए, ऐसी हम पेड़ पौधों को उगाएंगे जिनकी जड़ें हमारी मिट्टी को मतलब जकड़ ले, एक तरफ से ऐसे पकड़ ले कि वो मिट्टी का कटाव ना हो पाए। ठीक है। और इसमें चौथा लिखेंगे खेत की भूमि पर बहुउद्देशीय झाड़ी व पेड़। ये लोग हम ये पहले ही बता चुके हैं, ये भी हेडिंग है एक, ये भी डाल लेना। अब इसके बाद ये दूसरी हेडिंग पर आते हैं। इसमें जो है प्रणालियां प्रचलित हैं, इसकी दूसरी प्रणाली हमारे देश में कौन सी है? तो पहली ये हो गई और दूसरी हो गई, इसकी दूसरी हो जाएगी पेड़ प्लस चारागाह और जानवर। पेड़ प्लस चारागाह व जानवर, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे सिल्वो पास्टोरल, सिल्वो पास्टोरल। ये जो लिखा गया है पेड़ प्लस चारागाह व जानवर, इसको आप सिल्वो पास्टोरल कहते हैं। यह सबसे आम कृषि वानिकी की प्रणाली प्रचलित है, जो बहुत अधिक वो की जाती है, बहुत अधिक ज़्यादा की जाती है। इसमें पेड़ फसल के साथ साथ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। पेड़ पौधों में ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जिनको पशुओं के द्वारा चराया जाता है, पशुओं के द्वारा चराया जाता है, या पशु चराने के लिए जो लोग जाते हैं उनको बैठने के लिए छाया मिल सके, ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उनसे छाया भी हो और वो जानवरों के द्वारा चराए भी जा सके, ऐसे हम पेड़ इसमें लगाएंगे। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और फिर इसका हम तीसरा देखेंगे। ये दूसरे में इतने लिख देना, और तीसरा में इसकी तीसरी प्रणाली है जो, वो तीसरी प्रणाली है हमारी पेड़ फसलें और चरागाह। पेड़ फसलें प्लस चारागाह, पेड़ फसलें व चारागाह कृषि वानिकी की ये तीसरी प्रणाली बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसमें फसल भी होगी, और फसल में कृषि वानिकी तो पेड़ पौधे व झाड़ियाँ होंगे ही होंगी, पेड़ पौधे प्लस पेड़ व झाड़ियाँ। और इसमें तीसरे चारागाह भी होगा, मतलब पशुओं के चराने के लिए ऐसे पेड़ लगाएंगे जिनसे चारा प्राप्त हो सके। उसमें केवल फसल, पेड़ और चारागाह, इसमें जानवर भी पाले जाएंगे। ठीक है, तीसरी में इसमें जानवर भी पाले जाते हैं। और ये तीन प्रणालियां हमारे भारत में प्रचलित हैं। और इसके बाद कुछ अन्य प्रणालियां भी हैं, वो भी 2-3 या है कुछ ऐसे, वो भी देख लो। अन्य प्रणाली में ये होगा
पेड़ों के साथ साथ मधुमक्खी पालन, पेड़ों के साथ साथ मधुमक्खी पालन, पेड़ों के साथ साथ मधुमक्खी पालन। इसमें आप फसल लगाएंगे, फसल के में जब पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिनसे हमें शहद प्राप्त हो सके, जिन पर मधुमक्खियां देखी जा सकती हैं, इसको जिससे मधुमक्खियां अपना शहद प्राप्त कर सके, ऐसे इसमें हम पेड़ों को सिलेक्ट करेंगे इस वानिकी में। और इसमें चौथी हो जाएगी, और चौथी और इसकी अन्य हो जाएगी, चौथी कर लो, ये चौथी हो गई, ये पांचवी या अन्य में कर लो, ये भी अन्य और ये भी अन्य में हो जाएगी एक्वा फॉरेस्ट्री, एक्वा फॉरेस्ट्री हो जाएगी। इस एक्वा फॉरेस्ट्री में, इसमें मछली के, ये जो एक्वा फॉरेस्ट्री होती है इसमें मछली पालन किया जाता है। मछली जब पाली जाएंगी तो उसके किनारे, ये आपका तालाब हो गया, ये पूरा तालाब हो गया, और इसके इस किनारे में यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। और ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं कि जो पेड़ पौधे लगाए जाए उनकी पत्तियां जब इस तालाब के पानी में गिरे, तो जब ये तालाब का पानी में उसकी पत्तियां गिरें तो वो पत्तियां मछलियों के द्वारा खाई जा सकी, जिससे उनका भोजन प्राप्त हो सके। और जब वो मछलियां इस पत्ती को खाने के लिए किनारे की तरफ आएंगी तो मछलियों का एक बांध सा बन जाएगा, इसके किनारे तरफ बांध सा बन जाएगा, इसलिए ये अन्य, इसको एक्वा फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक, एक्वा फॉरेस्ट्री में अन्य बांध बन जाएंगे। और इसके बाद आपका ये एग्रो फॉरेस्ट्री का चैप्टर समाप्त हो रहा है, और इसके बाद हम शुरू करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री का अगला चैप्टर, तो वो आपको हम कल देंगे। और जितना हमने आज पढ़ाया है, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता देंगे, कमेंट डाल देंगे, और हम कल जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपके जो भी क्वेरी होंगी उनको हम पहले बता देंगे। अगर आज फॉरेस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो कल अगर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो पहले हम आपको जो इसमें आपकी जो कमियां रह गई हैं, जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको पहले बता देंगे, फिर अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। ऐसा हम रोज करेंगे, लेकिन हम आपका कमेंट चेक करते रहेंगे। आप जो भी आप कुछ पूछना होगा कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। और उमेश सर के द्वारा आपको 2 क्लासेस तो लाइव दी ही जा रही हैं। तो आज हम यहीं पर ये क्लास समाप्त करते हैं, और उमेश सर की क्लास देखते रहिए। हम भी आज फॉरेस्ट्री पढ़ाए हैं, कल आपकी शायद हेरिटेज दे देंगे, और आपको ये वीडियो 3 बजे रेगुलर मिलता रहेगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए लोग विजिट करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे जो भी हमारी नई अपडेट होंगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। और इस चैनल के आप जो फ्रंट पेज देख रहे हैं, इसके चैनल्स के आइकन में जाएंगे। अगर कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको चैनल एक दिया होगा संत एग्रो स्टडी क्लासेस, और दूसरा चैनल होगा दीपक इंस्पायर इंडिया। तो आप दीपक इंस्पायर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उस पर आप कंपटीशन लेवल के जो ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। इसमें हम आपको करंट से डेली अपडेट करते रहेंगे। दीपक इंस्पायर इंडिया सर्च में भी है, उसमें सेलेक्ट कर लेना और प्रेस कर लेना, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, इसी के लिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।